आज हम ऑडियो बुक में मिस मार्पल के अंतिम मामले पढ़ने जा रहे हैं, जिसे प्रसिद्ध लेखिका अगाथा क्रिस्टी ने लिखा है। विकार की पत्नी विकार के घर के कोने से आई। उसकी बाहों में ढेर सारे क्रिसैंथेमम के फूल थे। उसकी मजबूत जूतों पर बगीचे की अच्छी खासी मिट्टी चिपकी हुई थी और थोड़ी मिट्टी उसकी नाक पर भी लगी हुई थी, लेकिन उसे इसका बिल्कुल पता नहीं था। वह विकार के घर का गेट खोलने में थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि गेट आधा टेढ़ा था और जंग लगा हुआ था। तभी एक हवा का झोंका उसकी पुरानी फ्लेट वाली टोपी से टकराया, जिससे टोपी और भी टेढ़ी हो गई। अरे बाप रे, बंच ने कहा। उम्मीद से भरे उसके माता पिता ने उसका नाम डायना रखा था, लेकिन मिसेस हार्मन को बचपन से ही बंच कहा जाने लगा और वह नाम तब से ही उनके साथ जुड़ा हुआ था। क्रिसैंथेमम के फूलों को पकड़े हुए वह गेट के अंदर से होते हुए कब्रिस्तान और फिर चर्च की तरफ बढ़ी। नवंबर की हवा हल्की और नमी वाली थी। बादल आसमान में इधर उधर तेजी से दौड़ रहे थे और बीच बीच में नीला आसमान दिख रहा था। चर्च के अंदर अंधेरा और ठंड थी। वहाँ सिर्फ सेवा के ही समय हीटर लगाया जाता था। बंच ने ठंड महसूस करते हुए कहा, मुझे ये जल्दी से निपटना होगा, नहीं तो ठंड से मर जाऊंगी। जल्दी जल्दी, जैसे कि उसकी आदत थी, उसने ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लिया। फूलदान, पानी और फूल रखने वाले। काश हमारे पास लिली होती, बंच ने मन ही मन में सोचा। मैं इन मुरझाए हुए क्रिसैंथेमम से थक गई हूँ। उसकी चुस्त उंगलियों ने फूलों को उनके होल्डर में सजा दिया। उस सजावट में कुछ खास, अनोखा या कलात्मक नहीं था, क्योंकि बंच हार्मोन खुद न तो अनोखी थी और न ही कलात्मक, लेकिन ये एक घरेलू और सुकून देने वाली सजावट थी। फूलदानों को सावधानी से उठाते हुए बंच गलियारे से होते हुए वेदी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने ऐसा किया, सूरज निकल आया। सूरज की किरणें चर्च की पूर्वी खिड़की से अंदर आई, जो थोड़ी कच्ची रंग के कांच से बनी थी, ज़्यादातर नीले और लाल रंग की। ये एक अमीर विक्टोरियन चर्च जाने वाले का तोहफा था। इस अचानक चमक ने माहौल को काफ़ी प्रभावशाली बना दिया। गहनों जैसा, बंच ने सोचा। अचानक वह रुक गई और आगे की ओर देखने लगी। चांसल की सीढ़ियों पर एक झुकी हुई काली आकृति पड़ी थी। फूलों को सावधानी से नीचे रखकर बंच उसके पास गई और झुककर देखा। वहाँ एक आदमी पड़ा था, जो खुद में सिमटा हुआ था। बंच उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और धीरे धीरे सावधानी से उसे पलटा। उसकी उंगलियां उसकी नाड़ी पर गई, एक इतनी कमज़ोर और अनियमित नाड़ी कि उसने अपनी कहानी खुद ही बयां कर दी, जैसे उस आदमी के चेहरे की हरी सी पड़ती रंगत ने किया। बंच को कोई शक नहीं था कि ये आदमी मर रहा था। वह लगभग 45 साल का आदमी था, जिसने एक पुराना और घिसा पिटा सूट पहन रखा था। बंच ने उसकी ढीली पड़ी हाथ को नीचे रखा और उसके दूसरे हाथ को देखा। वो हाथ मुट्ठी की तरफ उसकी छाती पर बंद था। जब उसने और करीब से देखा तो पाया कि उसकी उंगलियां एक बड़े रुमाल या कपड़े के गुच्छे को कसकर पकड़ रखी थी, जिसे वो अपनी छाती से चिपकाए हुए था। उस बंद मुट्ठी में चारों ओर सूखे भरे रंग का तरल था, जिसे बंच ने अनुमान लगाया कि सूखा खून होगा। बंच पीछे हट गई और सोचने लगी। उस आदमी की आंखें बंद थी, लेकिन इसी पल अचानक उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने बंच के चेहरे पर टिक गई। उसकी आंखों में न तो भ्रम था, न ही कोई भटकाव। वो पूरी तरह से जीवित और समझदार लग रही थी। उसके होंठ हिले और बंच ने उसके शब्द को सुनने के लिए आगे झुककर ध्यान दिया। उसने केवल एक ही शब्द कहा, सेंचुरी। बंच को लगा कि उसने ये शब्द कहते हुए हल्की सी मुस्कान दी।
इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि एक पल बाद उसने फिर से कहा, सेंचुरी। फिर एक धीमी और लंबी सांस छोड़ते हुए उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। बंच ने फिर उसकी नाड़ी देखी। वो अभी भी चल रही थी, लेकिन अब और भी धीमी और रुक रुक कर। बंच ने एक ठोस निर्णय लेते हुए खड़ी हो गई। मत हिलना, उसने कहा, या हिलने की कोशिश मत करना, मैं मदद लेने जा रही हूँ। उस आदमी की आंखें फिर से खुली, लेकिन अब वह अपनी नज़रें चर्च की पूर्वी खिड़की से आती रंगीन रोशनी पर लगाए हुए था। उसने कुछ बुदाया जिसे बंच ठीक से सुन नहीं पाए। बंच को ये सुनकर झटका लगा कि ये शायद उसने उसके पति का नाम लिया है। जूलियन, उसने कहा, क्या तुम जूलियन को जानते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आदमी की आंखें बंद रही और उसकी सांसें धीमी और हल्की हो गई। बंच मुड़ी और तेजी से चर्च से बाहर चली गई। उसने अपनी घड़ी देखी और कुछ संतोष के साथ सिर हिलाया। डॉक्टर ग्रिफिथ्स अब भी अपने क्लिनिक में होंगे। चर्च से क्लिनिक बस कुछ मिनटों की दूरी पर था। बिना दस्तक दिए या घंटी बजाए बंच सीधे क्लिनिक में घुस गई, प्रतीक्षालय से होते हुए डॉक्टर के कमरे तक। तुम्हें तुरंत चलना होगा, बंच ने कहा, चर्च में एक आदमी मर रहा है। कुछ मिनट बाद डॉक्टर ग्रिफिथ ने उसके शरीर की संक्षिप्त जांच के बाद घुटनों से उठते हुए कहा, क्या हम इसे विकार के घर से ले जा सकते हैं? वहाँ मैं उसका बेहतर इलाज कर सकता हूँ, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, बंच ने कहा, मैं जाकर सब तैयार कर देती हूँ। मैं हार्पर और जोन्स को बुला दूँ तुम्हारी मदद के लिए उसे उठाने में? धन्यवाद, मैं विकार के घर से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है जब तक वो यहाँ पहुँचती है। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बंच ने कहा, अंदरूनी चोट? डॉक्टर ग्रिफिथ ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आखिरकार वो यहाँ आया कैसे? मुझे लगता है वह यहाँ पूरी रात रहा होगा, बंच ने सोच विचार करते हुए कहा। हार्पर सुबह चर्च का दरवाज़ा खोलता है जब वो काम पर जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं आता। करीब 5 मिनट बाद जब डॉक्टर ग्रिफिथ्स ने टेलीफोन रिसीवर नीचे रखा और वापस कमरे में आए जहां घायल आदमी को सोफे पर बिछाए गए कम्बलों पर लिटाया गया था, बंच पानी का कटोरा इधर उधर कर रही थी और डॉक्टर की जांच के बाद सफाई कर रही थी। बस हो गया, ग्रिफिथ ने कहा, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है और पुलिस को भी सूचित कर दिया है। उन्होंने चिंतित होकर उस मरीज की ओर देखा जो आंखें बंद किए पड़ा था। उसका बायां हाथ उसकी बगल की बार बार खींच रहा था। उसे गोली मारी गई है, ग्रिफिथ ने कहा। काफी नजदीक से गोली चलाई गई थी। उसने अपना रुमाल को गेंद की तरह मोड़ लिया और घाव को रोकने के लिए उसे घाव पर दबा दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। क्या वह गोली लगने के बाद बहुत दूर जा सकता था? बंच ने पूछा। ओह हाँ, यह संभव है। कई बार घातक रूप से घायल व्यक्ति खुद को उठाकर ऐसे चल सकता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर अचानक 5 या 10 मिनट बाद गिर जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि उसे चर्च में गोली मारी गई हो। ओह नहीं, उसे कहीं दूर भी गोली मारी जा सकती थी। बेशक हो सकता है उसने खुद को गोली मारी हो और फिर रिवॉल्वर गिरा दिया हो और चर्च की ओर लड़खड़ाता हुआ आ गया हो। मुझे समझ नहीं आता कि वह चर्च की ओर क्यों आया और विकार की घर क्यों आया। ओह, मुझे पता है, बंच ने कहा। उसने कहा था सेंचुरी। डॉक्टर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सेंचुरी? जूलियन आ गया, बंच ने अपने सिर को मोड़ते हुए कहा, जैसे उसने अपने पति के कदमों की आहट सुनी। जूलियन, यहाँ आओ,
रेवरेंड जूलियन हार्मोन कमरे में दाखिल हुए। उनकी ढीली ढाली और विद्वतापूर्ण आदतें हमेशा उन्हें उनकी असली उम्र से बहुत बड़ा दिखाती थी। हे ईश्वर! जूलियन हार्मोन ने हल्की हैरान नज़रों से सर्जिकल उपकरणों और सोफे पर पड़े व्यक्ति को देखते हुए कहा। बंच ने हमेशा की तरह कम शब्दों में समझाया। वह चर्च में था, मर रहा था, उसे गोली मारी गई थी। क्या तुम उसे जानते हो जूलियन? मुझे लगा उसने तुम्हारा नाम लिया था। विकार सोफे के पास आए और मरते हुए आदमी को देखा। बेचारा, उसने कहा और सिर हिलाया। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। मुझे लगता है, नहीं, मुझे यकीन है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। इसी पल मरते हुए आदमी की आंखें फिर से खुली। उसकी नज़रें डॉक्टर से जूलियन हार्मोन की ओर गई और फिर उनकी पत्नी बंच की ओर। उसकी आंखें वह टिकी रही, बंच के चेहरे को घूरती हुई। ग्रिफिथ्स आगे बढ़े। अगर आप कुछ बता सके, उन्होंने तत्परता से कहा। लेकिन बंच की ओर देखते हुए उस आदमी ने कमज़ोर आवाज़ से कहा, कृपया कृपया, और फिर हल्के से कांपते हुए वह मर गया। सार्जेंट हेज ने अपना पेंसिल चाटते हुए और नोटबुक का पन्ना पलटा। तो आप बस इतना ही बता सकती हैं मिसेस हार्मोन? बंच ने कहा। ये चीज़ें उसकी कोट की जेब से मिली है। सार्जेंट हेज ने कोहनी के पास रखी एक मेज़ पर एक बटुआ, एक पुरानी घिसी पिटी घड़ी जिस पर WS के अक्षर खुदे हुए थे, और लंदन का आधा वापसी टिकट पड़ा था। इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या आपने पता लगा लिया कि वह कौन था? बंच ने पूछा। मिस्टर और मिसेस एकल्स ने स्टेशन पर फ़ोन किया था। लगता है वो उसका भाई था। नाम था सैंडबॉर्न। उसकी सेहत और मानसिक स्थिति कुछ समय से खराब चल रही थी। हाल ही में उसकी हालत और बिगड़ गई। परसों वह अपने घर से निकला और वापस नहीं आया। उसने एक रिवॉल्वर भी अपने साथ ले लिया था। बंच ने कहा। क्यों? देखिए, वह काफ़ी उदास था। बंच ने उन्हें बीच में टोक दिया। मेरा मतलब वो नहीं है। मैंने ये पूछा कि वह आया क्यों यहाँ। सार्जेंट हेस, जो इस सवाल का जवाब नहीं जानते थे, घुमावदार तरीके से उत्तर दिया। वह यहाँ 5:10 की बस से आया था। हाँ? बंच ने फिर कहा। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता मिसेस हार्मोन, सार्जेंट हेज ने कहा। जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बंच ने उनके वाक्य को पूरा किया। तो इंसान कहीं भी दूर तक जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि वह बस पकड़कर इतने छोटे से गांव में क्यों आया। वह यहाँ किसी को नहीं जानता था, है ना? जितना हम पता कर पाए हैं, वह यहाँ किसी को नहीं जानता था, सार्जेंट हेज ने कहा। उन्हें थोड़ी झिझक हुई। वह खांसे, उठे और बोले, हो सकता है कि मिस्टर और मिसेस एकल्स आपसे मिलने आए, मैम, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बंच ने कहा। यह बहुत स्वाभाविक है। काश मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ होता। मैं अब चलता हूँ, सार्जेंट हेज ने कहा। मैं बस इतनी ही शुक्रगुजार हूँ, बंच ने कहा, उन्हें मुख्य द्वार तक छोड़ते हुए, कि यह हत्या नहीं है। विकार के गेट पर एक कार आकर रुकी। सार्जेंट हेज ने उस पर नज़र डालते हुए कहा, लगता है मिस्टर और मिसेस एकल्स अभी यहाँ आ गए हैं, मैम, आपसे बात करने के लिए। बंच ने खुद को एक कठिन स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया। खैर, उसने सोचा, मैं हमेशा जूलियन को बुला सकती हूँ मेरी मदद के लिए। अब लोग शोक में होते हैं तो एक पादरी बहुत सहायक होता है। मिस्टर और मिसेस एकल्स कैसे होंगे, इस बारे में बंच ने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन इनका स्वागत करते समय एक अजीब सी हैरानी महसूस हो रही थी। मिस्टर एकल्स एक मोटे, हंसमुख और मजाकिया स्वभाव वाले व्यक्ति थे। मिसेस एकल्स का अंदाज थोड़ा चटकीला था। उनके होठ छोटे और संकरे थे। उनकी आवाज़ पतली और तीखी। यह एक भयानक सदमा था, मिसेस हार्मोन
जैसे कि आपने सोचा होगा, उन्होंने कहा। बंच ने कहा। यह बहुत मुश्किल रहा होगा। आप बैठिए, क्या मैं आपको कुछ, खैर चाय के लिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। मिस्टर एकल्स ने मोटा सा हाथ हिलाया। नहीं नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, उन्होंने कहा। अब बहुत दयालु है, इसका मुझे यकीन है। बस जानना चाहते थे कि बेचारे विलियम्स ने कुछ कहा। वह काफ़ी समय से विदेश में थे, मिसेस एकल्स ने कहा, और मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ बहुत कुछ बुरे अनुभव किए होंगे। जब से वह घर आए वह बहुत शांत और उदास हो गए थे। कहते थे कि दुनिया में जीने लायक कुछ नहीं बचा और आगे देखने के लिए भी कुछ नहीं है। बेचारे बिल, वह हमेशा से थोड़े मूडी थे। बंच कुछ पल के लिए दोनों को बिना कुछ कहे देखती रही। उन्होंने मेरे पति की रिवॉल्वर चुरा ली, मिस एकल्स ने आगे कहा, हमें बिना बताए। फिर लगता है कि वह वहाँ से बस से आ गए। शायद यह उनकी अच्छी भावना थी। वह हमारे घर में ऐसा नहीं करना चाहते थे। बेचारा आदमी, बेचारा आदमी, मिस्टर एकल्स ने आह भरते हुए कहा। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। एक छोटा सा विराम हुआ और फिर मिस्टर एकल्स ने कहा, क्या उसने कोई संदेश छोड़ा? आखिरी शब्द कुछ ऐसा? उनकी चमकदार सुअर जैसी आंखें बंच को ध्यान से देख रही थी। मिसेस एकल्स भी आगे झुककर इंतजार कर रही थी। नहीं, बंच ने शांत स्वर में कहा। वह जब मर रहे थे तो चर्च में आए शरण पाने के लिए। मिसेस एकल्स ने उलझन भरे स्वर में कहा, शरण? मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रही। मिस्टर एकल्स ने बीच में कहा, पवित्र स्थान मेरी प्रिया, उन्होंने अधीरता से कहा। यही वाइकर की पत्नी का मतलब है। यह एक पाप है कि वह पश्चाताप करना चाहते थे। मरने से पहले उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, बंच ने कहा। उन्होंने कृपया कहा, लेकिन बस इतना ही कह पाए। मिसेस एकल्स ने अपनी रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, ओह बहुत दुखद है ना? चलो पाम, उसके पति ने कहा, ज़्यादा दुखी मत हो। इन चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता। बेचारा विली। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस हार्मोन। मुझे उम्मीद है कि हमने आपको परेशान नहीं किया। हम जानते हैं वाइकर की पत्नी बहुत व्यस्त होती है। उन्होंने बंच से हाथ मिलाया। फिर मिस्टर एकल्स अचानक पलट कर बोले, ओह हाँ, एक और बात। लगता है कि उसके कोट आपके पास है ना? उसका कोट? वंश ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। मिसेस एकल्स ने कहा, हम उसकी सारी चीज़ें लेना चाहेंगे भावनात्मक रूप से। उसकी जेब में एक घड़ी, एक वॉलेट और एक रेल टिकट था, वंश ने कहा। मैंने वह सब सार्जेंट हेस को दे दिया। ठीक है, फिर वह सब हमें सौंप देंगे। उसके निजी कागजात वॉलेट में होंगे। वॉलेट में एक पाउंड का नोट था, बंच ने कहा। चिट्ठी और कुछ ऐसा? बंच ने सिर हिलाया। खैर, एक बार फिर आपका धन्यवाद मिसेस हरमन। वो कोट जो उन्होंने पहना था, शायद वो भी सार्जेंट के पास है ना? बंच ने याद करने की कोशिश की। नहीं, उसने कहा, मुझे लगता है, देखो, डॉक्टर और मैंने उनका कोट उतारा था ताकि उनके घाव की जांच कर सके। उसने कमरे के चारों ओर देखा। शायद मैंने उसे तौलिया और बर्तन के साथ ऊपर ले लिया था। अगर आपको बुरा न लगे मिसेस हॉर्मन, हम उनका कोट लेना चाहेंगे। आखिरी चीज़ जो उन्होंने पहनी थी। उनके पत्नी को इसके साथ भावनात्मक लगाव है। बिल्कुल, बंच ने कहा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे साफ करवाऊं? मुझे लगता है थोड़ा दागदार है। नहीं नहीं, यह ठीक है। बंच ने फिर से सोचा और कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, बस 1 मिनट रुको। वह ऊपर चली गई और कुछ मिनटों बाद वापस आई। मुझे माफ़ करें, उसने कहा। मेरी सफाई करने वाली ने इसे उन कपड़ों के साथ रख दिया जो धोबी के लिए जाने वाले थे। इसे ढूंढने में थोड़ा समय लगा। ये रहा, मैं इसे आपके लिए पैक कर देती हूँ। उन्होंने मना किया, लेकिन बंच ने फिर भी इसे पैक कर दिया। फिर दोनों एकल्स विदा लेकर चले गए। बंच धीरे धीरे हॉल से होकर स्टडी में गई। रेवरेंड जूलियन हार्मोन ने ऊपर देखा और थोड़ी राहत महसूस की।
वह एक प्रवचन तैयार कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वह विषय से भटक रहे हैं। हाँ प्रिया, उन्होंने आशा से कहा। जूलियन, बंश ने कहा, सेंचुरी का क्या मतलब होता है? विकार जूलियन ने अपने कागजों को एक तरफ रखते हुए कहा, सेंचुरी का मतलब होता है एक पवित्र जगह। प्राचीन रोमिंग ग्रीक मंदिरों में यह एक जगह होती थी जहां देवता की मूर्ति रखी जाती थी। बाद में ईसाई चर्चों में यह कानून बना कि किसी व्यक्ति को चर्च में शरण मिल सकती है। इंग्लैंड में 600 ईस्वी में इसका सबसे पहले जिक्र मिलता है। वह थोड़ी देर तक समझाते रहे, लेकिन बंच उनकी बातों को हल्के में लेते हुए मुस्कुराई। तुम बहुत प्यारे हो, उसने कहा और उसके नाक पर एक हल्का सा किस किया। एकल्स यहाँ आए थे, बंच ने कहा। विकार ने चौंक कर कहा, एकल्स कौन? तुम उन्हें नहीं जानते। वो उस आदमी की बहन और उसके पति थे जो चर्च में आया था। तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, विकर ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं थी, बंच ने जवाब दिया। उन्हें सांत्वना की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सोचने दो। उसने माथे पर बल दिया और कहा, अगर मैं कल ओवन में खाना रख दूं, तो क्या तुम देख लोगे, जूलियन? मुझे लगता है कि मैं कल लंदन जाऊंगी सेल्स के लिए। सेल्स? जूलियन ने हैरानी से कहा। क्या तुम नाव या कुछ ऐसा कह रही हो? बंच हंस पड़ी। नहीं, बरोज और पोर्टमैन में सफ़ेद चादरों और तौलियों के लिए सेल लगी है। मुझे नई खरीदने हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि मुझे आंट जेन से भी मिलना चाहिए। बूढ़ी महिला मिस जेन मार्पल पिछले 15 दिनों से शहर की चमक दमक का आनंद ले रही थी और आराम से अपने भतीजे के स्टूडियो फ्लैट में ठहरी हुई थी। रेमंड बहुत दयालु है, उन्होंने धीरे से कहा। वह और जेन अमेरिका गए हैं और 15 दिनों के लिए, और उन्होंने जिद की कि मैं यहाँ आकर मज़े करूँ। और अब प्यारी बंच, मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात की चिंता है? बंच, जो मिस मार्पल की सबसे प्यारी धर्म बच्ची थी, उन्हें बड़े स्नेह से देख रही थी और अपना सबसे अच्छा फ्लैट हैट पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी कहानी शुरू की। बंच की कहानी साफ और स्पष्ट थी। जैसे कि बंच ने ख़त्म किया, मिस मार्पल ने सिर हिलाया। समझ गई, उन्होंने कहा। हाँ, मैं समझ रही हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए, बंच ने कहा। देखिए, मैं उतनी समझदार नहीं हूँ। लेकिन तुम समझदार हो मेरी प्यारी। नहीं, मैं नहीं हूँ, जूलियन की तरह नहीं। जूलियन के पास निश्चित रूप से एक ठोस बुद्धिमत्ता है, मिस मार्पल ने कहा। यह बात है, बंच ने कहा। जूलियन के पास बुद्धि है, लेकिन मेरे पास समझदारी है। तुम्हारे पास बहुत सारा सामान्य ज्ञान है, बंच, और तुम बहुत बुद्धिमान हो। देखिए, मुझे वास्तव में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जूलियन से पूछ नहीं सकती, क्योंकि खैर मेरा मतलब है, जूलियन बहुत ईमानदार है। यह बात मिस मार्बल को अच्छी तरह से समझ आ गई, जिन्होंने कहा, मैं समझती हूँ प्यारी, हम औरतें, हमारे लिए ये सब अलग होता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने मुझे जो हुआ बताया, बंच। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि तुम क्या सोचती हो। सब कुछ गलत जा रहा है, बंच ने कहा। जो आदमी चर्च में मर रहा था, उसे सेंचुरी के बारे में सब पता था। उसने इसे इसी तरह कहा जैसे जूलियन कहते। मेरा मतलब है, वह एक पढ़ा लिखा आदमी था, और अगर उसने खुद को गोली मारी होती तो वो चर्च तक खींचकर नहीं आता और सेंचुरी नहीं कहता। सेंचुरी का मतलब है कि आप पीछा किए जा रहे हो, और जब आप चर्च में पहुंचते हो तो आप सुरक्षित हो जाते हो। आपके पीछा करने वाले आपको छू नहीं सकते। एक समय था जब कानून भी आपको पकड़ नहीं सकता था। उसने सवालिया नज़रों से मिस मार्पल की ओर देखा। मिस मार्पल ने सिर हिलाया। बंच ने आगे कहा, वो लोग एकल्स बिल्कुल अलग थे, अनपढ़ और गंदे। और एक और बात है, वो घड़ी, मरे हुए आदमी की घड़ी, उस पर पीछे WS के अक्षर थे, लेकिन अंदर, मैंने उसे खोला, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, वॉल्टर और उसके पिता से। एक तारीख थी, वॉल्टर, लेकिन एकल्स उसे विलियम या बिल कहकर पुकार रहे थे। मिस मार्पल कुछ कहने वाली थी, लेकिन बंच ने जल्दी से कहा,
ओह, मुझे पता है कि हमेशा आपको उसी नाम से नहीं पुकारा जाता जिससे आपका बपतिस्मा हुआ हो। मेरा मतलब है, मैं समझ सकती हूँ कि आपका नाम विलियम हो या आप पोर्गी या कैरेट्स या कुछ और कहा जाए, लेकिन आपकी बहन आपको विलियम या बिल नहीं कहेगी अगर आपका नाम वॉल्टर है। तुम्हारा मतलब है कि वह उसकी बहन नहीं थी? मैं पूरी तरह से यकीन से कह सकती हूँ कि वह उसकी बहन नहीं थी। वो दोनों बहुत ही बुरे थे। वे विकार का घर में उसकी चीज़ें लेने के लिए और ये जानने के लिए उसने मरने से पहले कुछ कहा या नहीं। जब मैंने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, तो मैंने उनकी चेहरों पर राहत देखी, जैसे एक बड़ा बोझ हट गया हो। मुझे लगता है, बंच ने निष्कर्ष निकाला, एकल्स ने ही उसे गोली मारी। हत्या? मिस मार्पल ने पूछा। हाँ, बंच ने कहा, हत्या। इसलिए मैं आपके पास आई। बंच की बात एक अनजान श्रोता में मिस मार्पल को हत्या की गुत्थी सुलझाने में विशेषज्ञ माना जाता था। उसने मरने से पहले मुझे कृपया कहा था, बंच ने कहा। वह चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वह क्या था। मिस मार्पल ने कुछ पल विचार किया और फिर उस बिंदु पर पहुंच गई जो पहले ही बंच के मन में आ चुका था। लेकिन वह यहाँ आया ही क्यों? उसने पूछा। तुम्हारा मतलब? बंच ने कहा, अगर आपको सेंचुरी चाहिए तो आप कहीं भी किसी चर्च में भी जा सकते हैं। हमारे जैसे अकेली जगह पर आने के लिए दिन में सिर्फ 4 बार चलने वाली बस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह किसी उद्देश्य से यहाँ आया होगा, मिस मार्पल ने सोचा। वह किसी से मिलने के लिए आया होगा। चिपिंग क्लेगहॉर्न कोई बड़ा शहर नहीं है बंच। तुम्हें ज़रूर कुछ अंदाज़ा होगा कि वह किसी से मिलने आया था। बंच ने अपने गांव के निवासियों का ध्यान से मूल्यांकन किया और फिर कुछ संदेहपूर्वक तरीके से सिर हिलाया। एक तरह से, उसने कहा, यह कोई भी हो सकता है। उसने जूलियन कोई कहा, नाम नहीं या बताया? मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने जूलियन कहा। हो सकता है कि उन्होंने जूलिया कहा हो। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है, चिपिंग क्लेगहॉर्न में कोई जूलिया नहीं रहती। वह दृश्य को याद करने के लिए अपनी आंखें मिचमिचाने लगी। आदमी वहाँ चैंसल की सीढ़ियों पर लेटा था। खिड़की से रोशनी आ रही थी और उसमें लाल और नीले रंग के रत्न चमक रहे थे। रत्न? मिस मार्पल ने कहा। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, बंच ने कहा, जिस कारण से मैं वास्तव में आज यहाँ आई हूँ। देखो, एकल्स ने उसके कोट को लेकर बहुत हल्ला किया। जब डॉक्टर उसे देख रहा था तो हमने उसका कोट उतार दिया था। वह एक पुराना जर्जर सा कोट था। उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था कि वे उसे इस तरह से चाहे। उन्होंने कहा कि यह भावनात्मक था, लेकिन वह बकवास थी। खैर, मैं ऊपर जाकर उसे ढूंढने जा रही थी और तभी मुझे याद आया कि उसने अपने हाथ से कुछ उठाने की तरह एक इशारा किया, जैसे वह कोट के साथ कुछ कर रहा हो। तो जब मैंने कोट उठाया तो मैंने उसे ध्यान से देखा और देखा कि एक जगह पर अस्तर को फिर से अलग धागे से सील दिया गया था। इसलिए मैंने उसे खोल दिया और अंदर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पाया। मैंने उसे बाहर निकाला और फिर से अच्छे से सील कर दिया ताकि धागा मेल खाता हो। मैंने सावधानी बरती और मुझे सच में नहीं लगता कि एकल्स को पता होगा कि मैंने ऐसे किया। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुनिश्चित कर लिया और मैंने कोट उन्हें नीचे दिया और कुछ बहाना बनाया कि इसमें देर क्यों लगी। वह कागज़ का टुकड़ा? मिस मार्पल ने पूछा। बंच ने अपना हैंडबैग खोला। मैंने जूलियन को नहीं दिखाया। उसने कहा, क्योंकि वह कहता है कि मुझे वह एकल्स को देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊं। एक क्लोक रूम टिकट, मिस मार्पल ने कहा। पैडिंगटन स्टेशन। उसकी जेब में पैडिंगटन के लिए वापसी टिकट था, बंच ने कहा। पर कार्रवाई की दोनों जरूरत महिलाओं है, की नजरें मिस मार्पल ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बंच, क्या तुम्हें ध्यान आया कि जब तुम आज लंदन आई थी तो किसी ने तुम्हारा पीछा किया? पीछा किया?
बंच ने आश्चर्य से कहा। तुम नहीं सोचती? खैर, मैं इसे संभव मानती हूँ, मिस मार्पल ने कहा। जब कुछ भी संभव हो तो मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। तुम यहाँ आई हो जाहिर तौर पर सेल्स के लिए, तो मुझे लगता है कि सही काम ये होगा कि हम सेल्स पर जाएं। लेकिन उससे पहले कि हम निकले, हमें कुछ छोटे इंतज़ाम कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता, मिस मार्पल ने अस्पष्टता से कहा, कि मुझे इस समय धब्बेदार ऊनी कोट की ज़रूरत होगी। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों महिलाएं थोड़ी थकी हुई और जर्जर दिखाई देती हुई और दोनों घरेलू लिनन के बंडल लिए हुए एक छोटे से विशिष्ट स्थान से एप्पल बफ कहा जाता है में बैठी और अपनी भूख शांत कर रही थी, जिसमें स्टेक और किडनी पुडिंग के बाद सेब की टार्ट और कस्टर्ड था। वास्तव में पूर्व युद्ध गुणवत्ता का चेहरा तौलिया, मिस मार्पल ने हाँफते हुए कहा, और उस पर जे भी है। यह कितनी सौभाग्य की बात है। रेमंड की पत्नी का नाम जॉन है। मैं इसे तब तक सहेज कर रखूंगी जब तक मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं होगी, और फिर यह उसके लिए काम आएगा अगर मैं उम्मीद से मुझे पहले सच चली में जाऊं। ग्लास कपड़े की ज़रूरत थी, बंच ने कहा, और वे बहुत सस्ते थे। हालांकि उतने सस्ते नहीं जितने वो औरत जिसके अदरक जैसे बाल थे मुझसे छीन ले गई। उसी समय एक स्मार्ट औरत जिसने खूब सारा लिपस्टिक और रूज लगाया हुआ था एप्पल बफ में दाखिल हुई। इसने उधर उधर 1-2 पल के लिए देखा और फिर जल्दी से उनकी मेज़ की ओर आई। उसने मिस मार्पल की कोहनी के पास एक लिफाफा रखा। ये लीजिए मैडम, उसने जल्दी से कहा। ओह धन्यवाद ग्लैडिस, मिस मार्पल ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत दयालु हैं। आपकी सेवा करके हमेशा खुशी होती है मैडम, ग्लैडियस ने कहा। अर्नी हमेशा मुझसे कहता है जो कुछ भी अच्छा है वो तुम्हें मिस मार्पल से ही सीखा, जिसने यहाँ तुम्हें काम दिया था, और मुझे हमेशा आपकी मदद करने में खुशी होती है मैडम। बहुत प्यारी लड़की है, मिस मार्पल ने कहा। हमेशा मदद करने में तैयार रहती है। उन्होंने लिफाफे के अंदर देखा, फिर उसे बंच को सौंप दिया। अब बहुत सावधान रहना प्रिय, उन्होंने कहा। वैसे क्या मैनचेस्टर में वो अच्छा सा यंग इंस्पेक्टर अभी भी है जिसे मैं याद करती हूँ? मुझे नहीं पता, बंच ने कहा। शायद होगा। अगर नहीं, मिस मार्पल ने सोचते हुए कहा, तो मैं चीफ कांस्टेबल को फ़ोन कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे याद करेंगे। बिल्कुल याद करेंगे, बंच ने कहा। आपको कौन याद नहीं करेगा? आप तो एकदम अनोखी है। वह उठी। पैडिंगटन पहुंचने के बाद बंच लगेज ऑफिस गए और क्लोक रूम टिकट दिखाया। कुछ पल बाद उसे एक पुराना सा सूटकेस थमा दिया गया था और उसे लेकर वह प्लेटफॉर्म की ओर चल दी। घर की यात्रा सामान्य रही। जैसे ही ट्रेन चिपिंग लेगहॉर्न पहुंची, बंच ने उठकर सूटकेस उठा लिया। वह अभी भी डिब्बे से निकली थी कि एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पर तेजी से भाग रहा था, अचानक सूटकेस छीनकर भाग खड़ा हुआ। रुको! बंच चिल्लाए। उसे रोको, उसे रोको, वह मेरा सूटकेस ले गया है। टिकट कलेक्टर, जो एक ग्रामीण स्टेशन पर थोड़ा धीमी गति से काम करता था, बस यह कहने ही वाला था, अब देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी उस आदमी ने उसे सीने पर जोर से धक्का दिया और सूटकेस लेकर स्टेशन के बाहर भाग गया। वह एक इंतज़ार कर रही थी कि कार की ओर बढ़ा। सूटकेस को कार में फेंकते हुए वह खुद चढ़ने ही वाला था कि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक हाथ उसके कंधे पर आया और पुलिस कांस्टेबल एबल की आवाज़ सुनाई दी। अभी क्या है? बंच स्टेशन से दौड़ती हुई पहुंची। हांफते हुए बोली, उसने मेरा सूटकेस छीन लिया। मैं अभी ट्रेन से उतरी थी। बकवास, आदमी ने कहा। मुझे नहीं पता यह महिला क्या कह रही है। ये मेरा सूटकेस है, मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ। वह बंच को एक सपाट और तथ्य दृष्टि से देखने लगा। कोई नहीं सोच सकता था कि पुलिस कांस्टेबल एबल और मिसेस हार्मन ने गुलाब की झाड़ियों के लिए खाद और हड्डी की चूर्ण की गुणवत्ता पर लंबी चर्चाएं की थी। मैडम कि ये आपका सूटकेस है?
पुलिस कांस्टेबल एबल ने कहा। हाँ, बंच ने कहा, बिल्कुल। और आप सर? मैं कह रहा हूँ ये मेरा सूटकेस है। वह आदमी लंबा, काला और अच्छे कपड़ों में था और उसकी आवाज़ में खिंचाव और तरीके में श्रेष्ठता थी। कार के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। बिल्कुल, ये आपका सूटकेस है एडविन। मुझे नहीं पता ये औरत क्या कहना चाह रही है। हमें इसे साफ करना पड़ेगा, पुलिस कांस्टेबल एबल ने कहा। अगर ये आपका सूटकेस है मैडम, तो आप बताइए कि इसके अंदर क्या है। कपड़े, बंच ने कहा। एक लंबा धब्बेदार कोट, बीवर कॉलर के साथ 2 ऊनी स्वेटर और एक जोड़ी जूते। ठीक है, तो यह साफ है, पुलिस कांस्टेबल एबल ने कहा। उसने दूसरी आदमी की ओर देखा। मैं एक नाट्य वस्त्र निर्माता हूँ, उस काले आदमी ने महत्वपूर्ण ढंग से कहा। इस सूटकेस में नाटकीय सामान है जो मैं यहाँ एक शौकिया प्रदर्शन के लिए लाया हूँ। ठीक है सर, पुलिस कांस्टेबल एबल ने कहा। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या अगर आप जल्दी में हैं तो इसे स्टेशन पर खोल सकते हैं। मुझे मंजूर है, काले आदमी ने कहा। वैसे मेरा नाम मॉस है, एडविन मॉस। पुलिस कांस्टेबल सूटकेस को पकड़कर स्टेशन की ओर वापस चला गया। बस इसे पार्सल ऑफिस में ले जा रहा हूँ जॉर्ज, उसने टिकट कलेक्टर से कहा। पुलिस कांस्टेबल एबल ने सूटकेस को पार्सल ऑफिस के काउंटर पर रखा और क्लैप्स को पीछे धकेल दिया। सूटकेस लॉक नहीं था। बंच और मिस्टर एडविन मॉस दोनों उसके दोनों तरफ खड़े हुए। उनकी आंखें एक दूसरे को क्रोध से देख रही थी। आह, पुलिस कांस्टेबल एबल ने कहा, जैसे कि उसने ढक्कन को ऊपर उठाया। अंदर सावधानी से तय किए हुए एक लंबा सा पुराना ट्वीड कोट था, बीवर फर कॉलर के साथ। वहाँ 2 ऊनी स्वेटर और एक जोड़ी देहाती जूते भी थे। जैसा कि आपने कहा मैडम, पुलिस कांस्टेबल एबल ने बंच की ओर मुड़ते हुए कहा। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मिस्टर एडविन मॉस ने चीज़ों को हल्के में लिया। उसकी निराशा और पछतावा बेहद शानदार थी। मुझे खेद है, उसने कहा। मुझे सच में खेद है। कृपया विश्वास करें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कितना अफसोस हो रहा है। यह असहनीय है, बिल्कुल असहनीय मेरे व्यवहार के लिए। उसने अपनी घड़ी देखी। मुझे अब जल्दी करनी होगी, शायद मेरा सूटकेस ट्रेन में चला गया होगा। आप उसे भागने देंगे? बंच ने फुसफुसाहट में पुलिस कांस्टेबल एबल से पूछा। एबल ने धीरे से एक आंख बंद कर इशारा किया। वह बहुत दूर तक नहीं जाएगा मैडम, उन्होंने कहा। यानी वह बिना देखे दूर नहीं जाएगा, अगर आप मेरी बात समझ रही है। ओह, बंच ने राहत महसूस करते हुए कहा। वह बूढ़ी औरत फोन पर थी, पुलिस कांस्टेबल एबल ने कहा, जो कुछ साल पहले यहाँ आई थी। तेज दिमाग की है ना? लेकिन आज बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि इंस्पेक्टर या सार्जेंट कल सुबह आपसे मिलने आए। इंस्पेक्टर वही था, इंस्पेक्टर क्रैडक, जिसे मिस मार्पल याद करती थी। उन्होंने बंच को पुराने दोस्त की तरह मुस्कुराते हुए बधाई दी। चिपिक लेघॉर्न में फिर से अपराध, उन्होंने खुशी से कहा। यहाँ आपको रोमांच की कभी कमी नहीं है ना मिस हार्मन? मैं इसे थोड़ा कम करना पसंद करूँगी, बंच ने कहा। क्या आप मुझे सवाल पूछने आए हैं या इस बार आप मुझे कुछ बताएंगे? मैं पहले आपको कुछ बातें बताऊंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। शुरुआत के लिए मिस्टर और मिसेस एकल्स पर कुछ समय से नज़र रखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वे इस इलाके में कई चोरी में शामिल है। दूसरी बात, हालांकि मिसेस एकल्स का एक भाई है जिसका नाम सैंडबॉर्न है, जो हाल ही में विदेश से वापस आया है, लेकिन वह आदमी जो आपने कल चर्च में मरा हुआ पाया, वह निश्चित रूप में सैंडबर्न नहीं है। मुझे पता था कि वह नहीं था, बंच ने कहा। उसका नाम वॉल्टर था, विलियम्स नहीं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। उसका नाम वॉल्टर सेंट जॉन था और वह 46 घंटे पहले चैरिंगटन जेल से भाग गया था।
बिल्कुल, बंच ने खुद से धीरे से कहा। वह कानून द्वारा पीछा किया जा रहा था और उसने शरण ली। फिर उन्होंने पूछा, उसने क्या किया था? मुझे थोड़ी पुरानी बातें बतानी होगी। ये एक जटिल कहानी है। कुछ साल पहले एक डांसर थी जो म्यूजिक हॉल्स में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। मुझे नहीं लगता कि आपने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन वह अलादीन इन केव ऑफ जूल्स नाम के शो में नृत्य करती थी। वह ज़्यादा कुछ नहीं पहनती थी, बस कुछ रत्नों बहुत से अच्छी सजे कपड़े। नृत्यांगना नहीं थी, मुझे लगता है, लेकिन वह खूबसूरत थी। खैर, एक एशियाई राजा ने उस पर अपना दिल हार दिया। उसने उसे कई कीमती चीजें दी, जिसमें से एक शानदार पन्ना हार भी था। किसी राजा के ऐतिहासिक रत्न? बंच ने रोमांचित होकर पूछा। इंस्पेक्टर क्रेडक खांसते हुए बोले, खैर, ये उसकी एक आधुनिक किस्म की चीज थी मिसेस हार्मन। वह संबंध ज्यादा समय तक नहीं चला। जब उस राजा का ध्यान एक फिल्म स्टार पर गया जिसकी मांगे ज्यादा नहीं थी, जोबिदा, जैसे कि उस डांसर का स्टेज नेम था, ने हार को अपने पास रखा और फिर एक दिन वह हार उसके थिएटर के ड्रेसिंग रूम से चोरी हो गया। कुछ लोगों को संदेह था कि उसने खुद ही हार को गायब करवाया था, जैसे कि कोई प्रचार का तरीका या फिर कोई और गलत मकसद। वह हार कभी नहीं मिला, लेकिन पुलिस का ध्यान इस आदमी पर गया, वॉल्टर सेंट जॉन। वह एक पढ़े लिखे और अच्छे खानदान के आदमी थे, जो हालत की वजह से बहुत बुरे दौर से थे। वह एक जौहरी की दुकान में काम करते थे, जिस पर रत्नों की चोरी में शामिल होने का शक था। ऐसा सबूत था कि वह हार उसके हाथों से गुजरा था, हालांकि वह किसी और गहने की चोरी में पकड़ा गया था और उसे जेल भेजा गया। उसका सजा पूरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसका भाग जाना एक हैरानी की बात थी। लेकिन वह यहाँ क्यों आया? बंच ने पूछा। हम भी यही जानना चाहते हैं मिसेस हार्मन। उसके मुकदमे के बाद ऐसा लगता है कि वह पहले लंदन गया। उसने अपनी पुराने दोस्तों से मुलाकात नहीं की, लेकिन एक बूढ़ी महिला मिसेस जेकब से मिला, जो पहले एक थिएट्रिकल डांसर थी। अब कुछ नहीं बताती कि वह क्यों आया, लेकिन घर के दूसरे लोग बताते हैं कि वह सूटकेस लेकर गया था। ओह, बंच ने कहा, वह सूटकेस पेडिंगटन स्टेशन के क्लोक रूम में छोड़ दिया और फिर वह यहाँ आ गया। तब तक, इंस्पेक्टर क्रेडक ने कहा, एकल्स और वह आदमी जिसे एडविन मॉस कहा जाता है, उसके पीछे थे। वे उस सूटकेस को चाहते थे। उन्होंने उसे बस में चढ़ते हुए देखा। फिर उन्होंने कार में आगे जाकर उसका इंतजार किया। जब वह बस से उतरा तो उसे मार दिया। और उसकी हत्या हुई? बंच ने कहा। हाँ, क्रेडक ने कहा, उसे गोली मारी गई थी। एकल्स का रिवॉल्वर था, लेकिन मुझे लगता है कि मॉस ने ही गोली चलाई थी। अब मिसेस हार्मन, हम यह जानना चाहते हैं कि वॉल्टर सेंट जॉन ने जो सूटकेस पेडिंगटन स्टेशन में जमा किया था, वह कहाँ है? बंच मुस्कुराए। मुझे लगता है आंट जेन के पास वह सूटकेस अब होगा, उन्होंने कहा। ये उनकी योजना थी। उन्होंने अपनी एक पुरानी नौकरानी को सूटकेस के साथ पेडिंगटन भेजा और हमने टिकट बदल लिए। मैंने उनका सूटकेस लिया और ट्रेन से वापस लाया। उन्हें शायद लगा था कि मुझसे सूटकेस छीनने की कोशिश होगी। इंस्पेक्टर क्रेडक मुस्कुराए। ऐसा ही उन्होंने फ़ोन पर बताया था। मैं लंदन जा रहा हूँ उनसे मिलने। क्या आप भी साथ चलना चाहेंगी मिसेस हार्मन? वेल, बंच ने सोचा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रात को मुझे दांत में दर्द था, तो मुझे सचमुच लंदन जाकर डेंटिस्ट को दिखवाना चाहिए, है ना? बिल्कुल, इंस्पेक्टर क्रेडक ने कहा। मिस मार्पल ने इंस्पेक्टर क्रेडक के चेहरे से लेकर बंच हार्मन के उत्साहित चेहरे तक देखा। सूटकेस मेज पर रखा हुआ था। मैंने इन्हें अभी तक नहीं खोला है, बूढ़ी महिला ने कहा। मैं तब तक ऐसा नहीं करना चाहती थी जब तक कोई आधिकारिक व्यक्ति न आ जाए। वैसे भी, उन्होंने एक शरारती विक्टोरियन मुस्कान के साथ कहा, यह लॉक है।
आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या हो सकता है मिस मार्पल? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है जोबिदा के थिएटरिकल कपड़े होंगे। क्या आपको एक छेनी चाहिए इंस्पेक्टर? छेनी ने जल्द ही अपना काम कर दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, दोनों महिलाओं ने हल्की सी सांस ली। खिड़की से आती धूप ने अंदर रखे गहनों को रोशन कर दिया। हरे और नारंगी रंग के चमकते रत्न। अल्लादीन की गुफा, मिस मार्पल ने कहा। वह चमचमाते गहने जो उसने नाचने के लिए पहने थे। इंस्पेक्टर क्रैडक ने कहा। अब सवाल यह है कि क्या ये इतना कीमती है कि किसी को इसे हासिल करने के लिए मार दिया गया? वह एक चतुर लड़की थी मुझे लगता है, मिस मार्पल ने सोचते हुए कहा। वह मर चुकी है ना इंस्पेक्टर? हाँ, 3 साल पहले उसकी मौत हो गई। उसके पास यह कीमती पन्ना हार था, मिस मार्पल ने धीरे धीरे कहा। उसने हार के पत्थरों को उनकी जगह से निकालकर अपने थिएटरिकल कपड़ों पर टांग दिया, जहां हर कोई उन्हें सिर्फ रंगीन पत्थर समझता था। फिर उसने असली हार की नकल बनवाई और वही नकल चोरी हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हार कभी बाजार में आया नहीं। चोर को जल्द ही पता चल गया होगा कि पत्थर नकली है। यहाँ एक लिफाफा है, बंच ने कुछ चमचमाते पत्थरों के बीच से निकलते हुए कहा। इंस्पेक्टर क्रैडक ने लिफाफा लिया और उसमें से 2 आधिकारिक दिखने वाले कागजात निकाले। उन्होंने जोर से पढ़ा। विवाह प्रमाण पत्र, वॉल्टर एडमंड सेंट जॉन और मेरी मॉस के बीच। यही जोबिदा का असली नाम था। तो वे शादीशुदा थे, मिस मार्पल ने कहा। समझ गई। और दूसरा क्या है? बंच ने पूछा। एक बेटी का जन्म पर प्रमाण पत्र, ज्वेल। ज्वेल? बंच ने चौंक कर कहा। अरे हाँ, ज्वेल, जूल। अब मुझे समझ आया कि वह चिपिंग क्लेघॉर्न क्यों आया। यही वह मुझसे कहने की कोशिश कर रहा था। ज्वेल। मुंडी परिवार, तुम्हें पता है? लेबरनम कॉटेज। वे किसी के लिए एक छोटी लड़की की देखभाल करते हैं। वे उसे अपनी पोती की तरह मानते हैं। हाँ, मुझे अब याद आ रहा है। उसका नाम ज्वेल था, लेकिन वे उसे जूल कहते हैं। मिसेस मुंडी को 1 हफ्ते पहले स्ट्रोक आया था और मुंडी साहब भी निमोनिया से बहुत बीमार थे। दोनों को अस्पताल जाना था। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि जूल के लिए कहीं अच्छा सा घर मिल जाए। मुझे नहीं चाहिए था कि वह किसी संस्था में भेजे जाए। मुझे लगता है कि उसके पिता ने जेल में इसके बारे में सुना और उसने किसी तरह भागकर उस सूटकेस को पा लिया जो उसने या उसकी पत्नी ने उस पुराने ड्रेसर में छोड़ा था। अगर वह हार वास्तव में उसकी माँ का था, तो अब वह इस बच्ची के लिए काम आ सकता था। मुझे भी ऐसा लगता है मिसेस हार्मन, अगर ये गहने यहाँ है। ओह, वे यहाँ ज़रूर होंगे, मिस मार्पल ने हंसते हुए कहा। ईश्वर का शुक्र है कि तुम वापस आ गए प्रिय, रेवरेंड जूलियन हार्मन ने अपनी पत्नी का स्नेह से स्वागत करते हुए कहा। मिसेस बर्ट हमेशा पूरी कोशिश करती है कि जब तुम नहीं होती हो, लेकिन उन्होंने आज दोपहर को मुझे बहुत ही अजीब तरीके की फ़िश केक दी है। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, तो मैंने वो टिगलेट पिल्सर को दे दिए, लेकिन उसने भी नहीं खाए, तो मुझे उन्हें खिड़की से बाहर फेंकना पड़ा। टिगलेट पिल्सर, बंच ने विकार की बिल्ली को सहलाते हुए मचल रही थी। वो मछली खाने के मामले में बहुत ही चयनशील है। मैं अक्सर उसे कहती हूँ कि उसका पेट बहुत नाजुक है। और तुम्हारा दांत प्रिय, क्या तुमने उसका इलाज कराया? हाँ, बंच ने कहा। ज़्यादा दर्द नहीं हुआ और फिर मैं आंटी जेन से भी मिलने गए। अरे प्यारी बूढ़ी आंटी, जूलियन ने कहा। उम्मीद है कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक है। बिल्कुल, बंच ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह बंच चर्च में ताज़े क्रिसैंथेमम के फूल ले गए।
सूरज फिर से पूर्व की खिड़की से रोशनी फैला रहा था और बंच मणिमय प्रकाश में चैंसल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी छोटी सी बच्ची ठीक रहेगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी, वादा करती हूँ। फिर उसने चर्च को साफ किया, एक प्यो में बैठकर कुछ पल प्रार्थना की और फिर विकारेज लौट आई ताकि 2 दिन के जमा हुए कामों का सामना कर सके।